तो पहली क्लास हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की अब स्टार्ट होती है। पिछली क्लास में मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री का एक आर्किटेक्चर बताया था जिस दायरे में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को कवर अप करेंगे यूपीएससी जैसे चुनौतीपूर्ण एग्जाम्स के लिए। तो आइए आज सबसे पहले हम पार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे अपना कोर्स। सो दिस इज़ द पार्ट 1, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, अंग्रेज़ों की भारत के ऊपर फतह। इसके दो पोर्शंस होंगे। पहला पोर्शन एडवेंट ऑफ यूरोपियंस और दूसरा पोर्शन होगा ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया ऑन द प्रिंसली स्टेट्स। यानी कि पहले पोर्शन में हम लोग कैसे करके एक एक करके यहाँ पर यूरोपियंस आएंगे और उनमें से जीत किसकी हासिल होगी, और ये जीत ट्रेड के लिए हो रहा था। फिर उसके बाद भारत के प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर किस तरीके से ब्रिटिशर्स अपनी हुकूमत जमाती है। तो कहानी की शुरुआत कैसे होती है उसके लिए थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमको जाना पड़ेगा। देखिए, हम सबको पता है कि यूरोपियंस इंडिया में ट्रेड के लिए आए थे, व्यापार के लिए आए थे। तो ये जो दौर था, इस दौर में, या मैं ये बोलूँ कि भारत सदियों से एक ऐसा कंट्री रहा है जो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस रहा है, यूरोप के देशों से 200-300 गुना आगे रहा है। हमारे यहाँ पर यूरोप से लोग इम्पॉर्टेंटली स्पाइसेस के ट्रेड के लिए आते थे, कॉटन के ट्रेड के लिए आते थे, सिल्क के लिए आते थे, इंडिगो के लिए आए। तो ऐसे हैंडीक्राफ्ट्स वाले जो प्रोडक्ट्स थे उनकी क्वालिटी के लिए आए, कारपेट्स, कालीन, कई चीज़ें यहाँ से जैसे ले गए। तो इंडिया, जो कि समझ लीजिए यहाँ पर है, इंडिया और यूरोप के देश जो कि यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। देखिए, इंग्लैंड है, पोर्चुगल है, फ्रांस है, नेदरलैंड्स है, डच है, तो ये देश सब इधर पड़ रहे हैं। तो इन लोगों को इंडिया से अगर या एशिया से अगर कोई सामान ले जाना है तो उसके लिए एक रास्ता फिक्स्ड था, और ये एक ट्रेड रूट बना हुआ था बिटवीन 1st सेंचुरी एडी से 15th सेंचुरी एडी तक। यानी कि लगभग 1500 साल से एक प्रॉपर ट्रेड रूट चलाया जा रहा था। उसी से इंडिया से सामान ले जाया जा रहा था। वो सामान कैसे था? यूरोपीय यहाँ पर आप देख सकते हैं मेडिटरेनियन सी यानी कि समुद्र के रास्ते से आते थे नाव से। फिर यहाँ पर जो जगह है, यहाँ पर लगभग 160 किलोमीटर यहाँ पर सुवास करके जगह है इजिप्ट में, इससे जाते थे। ये सुवास करके जगह है लैंड से। फिर उसके बाद यहाँ पर है रेड सी, रेड सी से वापस जहाज पकड़ते थे और उसके बाद फिर जहाज पकड़ करके इंडिया के कोस्टल एरियाज में आते थे। तो इस ट्रेड रूट को बेसिकली लैंड रूट बोला गया है। हालांकि इस पर आप देख सकते हैं कि सी, मेडिटरेनियन सी और रेड सी, पर्शियन गल्फ, इसका भी इस्तेमाल किया गया है। या फिर मेडिटरेनियन सी से एक रास्ता और है, और वो रास्ता है ईरान इराक के माध्यम से पर्शियन गल्फ से होकर के आना। यहाँ पर थोड़ा सा लैंड रूट आपका ज़्यादा है। उसके बाद फिर पर्शियन गल्फ से आप अरेबियन सी में आ गए और यहाँ से आप साउथ एशिया की तरफ इंडोनेशिया तक जा रहे थे। तो ये लैंड रूट था, इसी से आना है और इसी से वापस जाना है। बट होता क्या था, जैसा कि मैंने यहाँ पर देखा है कि ट्रेड रूट हमारा किस तरीके का था। तो ट्रेड रूट जो हमारा था वो अरेबियन सी, इंडिया से अगर मैं जाऊं तो सबसे पहले अरेबियन सी का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ से नाव से रेड सी का इस्तेमाल किया जाता था। फिर सुवायास करके एक जगह थी 160 किलोमीटर जहाँ लैंड से जाना होता था, और बाद में उसमें फिर सुएज कैनाल बनाया गया जिसमें हमारे रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करके जहाज के लिए रास्ता बनाया गया। 1869 में अंग्रेज़ों ने ये सुएज कैनाल खोला था। उसके पश्चात आप मेडिटेरेनियन सी की तरफ जाते थे और फिर वहाँ से रेस्ट ऑफ यूरोप, जिसको फ्रांस जाना है फ्रांस जाएगा, जिसको पोर्चुगल जाना है पोर्चुगल जाएगा, इंग्लैंड वालों को यहाँ से घूम करके जाना पड़ेगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। 1500 साल तक ये इसी रास्ते से ट्रेड हो रहा था। बढ़िया था। क्यों? क्योंकि अभी किसी को भी ये 100% ट्रेड सी रूट पता ही नहीं था। 100% सी रूट अभी किसी को पता ही नहीं था। अब इस रास्ते से जाने में उस समय लोगों को एक दुविधा महसूस हुई। यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी और ब्लैक सी के बीच में जो ये लैंड वाला रास्ता है जो यूरोप और एशिया को कनेक्ट करता है,
इस एरिया को में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है जिसका नाम है टर्की। ठीक है, आज के डेट में यहाँ पर अगर आप से पूछेगा कि कौन सा कंट्री है तो टर्की। उस समय टर्की में 15th सेंचुरी के आसपास एक नया एम्पायर डेवलप होता है, एक नया मुस्लिम एम्पायर डेवलप होता है जिसका नाम है ऑटोमन एम्पायर। यानी कि यहाँ पर ऑटोमन एम्पायर तैयार होता है। ऑटोमन एम्पायर का राजा जो है वो अपनी पावर को धीरे धीरे फैलाता है, चारों तरफ ले जाता है, तो उसका मेडिटेरेनियन सी पे कब्जा आ जाता है। और जब मेडिटेरेनियन सी पर उसका कब्जा आ जाएगा तो यूरोप से जो भी जहाज यहाँ तक पहुँचेंगे उनसे हैवी टैक्स लेना शुरू कर देगा। टैक्स नहीं देंगे तो उनकी जहाज़ों को डुबा देगा, उन लोगों को मारेगा, ट्रेडर्स को। तो यहाँ पर हो गई दिक्कत, यूरोप के लोगों को ट्रेड करने में दिक्कत, क्योंकि यहीं पर इतना ज़्यादा टैक्स लग रहा है तो फिर यहाँ से सामान जा करके अपने देश में बेचने में वो सामान और ज़्यादा महंगा हो जाएगा। और उतनी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ये यूरोप के देशों की थी नहीं कि वो महंगा सामान अफोर्ड कर सके। जनता परेशान थी तो वहाँ के राजा लोग भी परेशान होंगे। तो 1453 में जो टर्किश रूलर था, उस टर्किश रूलर ने क्या खुरापात किया, ऑटोमन एम्पायर के रूलर ने अबैंडन कर दिया यूरोपियंस के साथ ट्रेड, कि मैं तुम लोगों के साथ व्यापार नहीं करूंगा, पावरफुल हूं मैं, मेरे हिसाब से नहीं चलोगे तो। और तब जाकर के यूरोप से एक नए सी रूट डिस्कवरी की खोज शुरू होती है। वहां के राजाओं ने पैसा लगाना शुरू करा और नए सी रूट की डिस्कवरी के लिए वो निकल पड़े, क्योंकि सुना तो था कि भैया एशिया तक जाने का रास्ता बन सकता है। अभी देखिए, हमारे अफ्रीका के इस ईस्टर्न कोस्ट से इंडिया तक का लिंक अच्छा एस्टैब्लिश था। ये तो जब हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं तब से हम जानते हैं कि यहाँ पर लिंक था, लेकिन यहाँ से कंप्लीटली यहाँ तक का रास्ते का कोई अता पता नहीं था, क्लैरिटी नहीं थी उस टाइम तक। तो सबसे पहले यहाँ पर जो मेहनत करते हैं, जो हिम्मत करते हैं, वो होता है पोर्चुगल का राजा। 1486 में पोर्चुगल का राजा अपना एक डगामा यानी सेलर, नेविगेटर, डियास नाम का नेविगेटर चुनता है कि डियास चलो तुम्हारा नंबर खुल गया है, जाओ ये लो 3-4 नाव और नई सी रूट की डिस्कवरी करके आओ। तो 1486 में डियास नाम का व्यक्ति पोर्चुगल की राजधानी लिस्बन, वहां से नई सी रूट की डिस्कवरी के लिए निकलता है, लेकिन हजारों किलोमीटर अटलांटिक ओशन में ट्रैवल करके इस बेचारे की नाव अटक जाती है। कहां पर? यहां पर देखो, ये है केप टाउन साउथ अफ्रीका में। मतलब इतना ट्रैवल कर लेता है वो। यहां पर इसकी नाव डगमगाने लग जाती है। मौसम खराब हो गया तो आंधी तूफान आ गई, आंधी तूफान हो गई तो उसको लगा कि यहां से आगे तो आंधी तूफान का गढ़ है, यहां से आगे रास्ता नहीं है। बहुत सारी थ्योरीज थी, क्योंकि लोगों को अभी कंप्लीटली पता नहीं था कि दुनिया गोल है या फिर कैसी है, आगे जगह है या नहीं है। ये बेचारा डर के मारे वापस भाग गया और इसने अपने डर की कहानी वहां पर फैला दी। ये जो लास्ट पॉइंट तक वो पहुंचा, इसका नाम उसने केप ऑफ स्टॉर्म रख दिया, आंधियों का अंतरीप। ये जगह तो आंधियों का है, यहां से आगे दुनिया खत्म है, डरा दिया इसने। अब आप बताओ, पोर्चुगल के राजा को क्या ये भय पसंद आएगा? क्या ये डिमोटिवेट नहीं कर जाएगा कि अगर यहां से और आगे कोई दोबारा जाना चाहता है सी रूट डिस्कवरी के लिए, तो उनके मन में डर नहीं पैदा करेगा? राजा ने बोला कि नो गाय, ये आपने जो डिस्कवर किया ये बहुत जबरदस्त जगह है, यही तो जगह है जहां से आगे हमको निकलना है, अगर ये निकाल दिया तो इंडिया पहुंच जाएंगे। उसने इस जगह का नाम, साउथ अफ्रीका के इस टिप का नाम केप टाउन, केप ऑफ गुड होप रख दिया। आज इसको केप टाउन बोलते हैं। तो लेटर द किंग चेंज्ड द नेम टू केप ऑफ गुड होप। राजा ने बोला कि अरे बकवास बात है ये, मुझे उम्मीद है यहां से आगे हम निकलेंगे। तो एक्सपेडिशन स्टार्ट होते गए, जर्नी स्टार्ट होती गई, फेल भी होंगे उसमें। ये ट्रेड रूट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उधर ऑटोमन एम्पायर वाले ने परेशान करके रखा था, ट्रेड होने नहीं दे रहा था। और इंग्लैंड में, यूरोप में स्पाइसेस की बहुत ज़्यादा डिमांड होती थी। अब आप बोलोगे यार ये स्पाइसेस की डिमांड क्यों होती थी? भैया ये लोग मसालेदार खाना तो खाते नहीं अंग्रेज। एक्चुअली यूरोपियन कंट्रीज बहुत ठंडे प्रदेश हैं, टेम्परेट जोन में लोकेटेड है, पूरे साल भर ठंड रहता है और सर्दियों में माइनस के नीचे टेम्परेचर होते हैं कई जगहों पर। नॉन वेजिटेरियन खाना वो ज़्यादा खाते थे। उनको अपने नॉन वेजिटेरियन खाने को प्रिजर्व करने के लिए स्पाइसेस की ज़रूरत पड़ती थी।
दैट इज वाई स्पाइसेस वॉज हाईली इन डिमांड इन द यूरोपियन मार्केट्स। तो फिर क्या हुआ, फिर से कुछ नया सेलर, कोई नया एक्सपेडिशन लगाओ, राजा स्पॉन्सर करता था। 1492 में राजा, कहाँ का राजा, स्पेन के राजा ने अब यहाँ पर हिम्मत दिखाई। तो स्पेन के राजा ने जब यहाँ पर दिमाग दिखाने की कोशिश करी तो उस टाइम पर उन्होंने एक सेलर, इटालियन सेलर को स्पॉन्सर किया जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस को स्पॉन्सर कर दिया स्पेन के राजा ने। तो स्पेन के राजा ने बोला कि जाओ क्रिस्टोफर कोलंबस, तुम यहाँ से स्पेन से जाओ, नाव दे रहे हम आपको, और आप जाकर के इंडिया की डिस्कवरी करो। मगर ये जो आदमी है, ये ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े होंगे, विंड और ओशन करंट्स। तो जैसे ही आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर जो अटलांटिक ओशन है, यहाँ पर एक इक्वेटोरियल करंट चलती है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ पानी को धक्का मारती है। इस बेचारे की जो नाव थे वो वेस्टवर्ड गई, वेस्टवर्ड गई, वेस्टवर्ड गई। समझ तो ये गया था कि मैं गलत जा रहा हूं, लेकिन इसको लगा था कि दुनिया गोल है तो कोई बात नहीं, अब इधर आ गया हूं तो चलते हैं, क्योंकि दुनिया गोल है तो गोल करके हो सकता है कि मैं इंडिया की तरफ पहुंच जाऊं। मगर इसने देखा कि भैया यहां पर तो बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, और ये आइलैंड्स जो हैं वो आज के वेस्ट इंडीज आइलैंड्स है। इसने बोला चलो मैं इंडिया नहीं गया जो ईस्ट में है, तो वेस्ट में आ गया, तो इसका नाम वेस्ट इंडीज रख दिया गया लोगों के द्वारा। तो ये बेचारा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, जो ओशन करंट है, उसकी धोखे की वजह से अमेरिका की तरफ पहुंच गया, लैटिन अमेरिकन की, वेस्ट इंडीज की तरफ पहुंच गया। 1502 में इसी रूट के ऊपर इटली से एक अमेरिगो वेस्पुची नाम का डिस्कवरर सेलर आता है, और तब जाकर के वो अमेरिका की डिस्कवरी करता है। तो ये जो क्रिस्टोफर कोलंबस है, हम लोग बोल दें कि चलो इंडिया की डिस्कवरी के लिए तो ये फेल हुआ, बट वर्ल्ड के नेविगेशन लेवल पर इसका जो ये फेल्ड एक्सपेडिशन है ये भी सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि अमेरिका की खोज हो गई भाई साहब, और अमेरिका की खोज दुनिया के लिए इतिहास बन गई। फिर दिस बिकेम द मोस्ट पावरफुल कंट्री लेटर ऑन। बट क्या इंडिया डिस्कवर हुआ था? नहीं, इंडिया तो अभी भी डिस्कवर्ड नहीं हुआ है सर। अब क्या करें सर? फिर से यहां पर पोर्चुगल, छोटा सा देश है, उसने हिम्मत करी, इस बार पोर्ट ऑफ केप ऑफ गुड होप को तोड़ फेंकेंगे। सो द न्यू सी रूट डिस्कवरी वॉज डन बाय पोर्चुगीज। इसके पीछे की कहानी बड़ी रोचक है। क्या कहानी है? 3-4 नाव के साथ पोर्चुगल का सबसे फेमस नेविगेटर उस टाइम का वास्को ड गामा, उसके ऊपर राजा ने दाव खेला, और 1497 में उसको 3-4 जहाज़ों के साथ रवाना कर दिया कि जाओ, जो डियाज नाम के व्यक्ति ने जो केप ऑफ गुड होप तक डिस्कवरी की थी, उस केप ऑफ गुड होप से आगे जाओ, मंजिल तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। वास्को ड गामा 1497 में निकल पड़ता है। इंडिया तक आते आते उसको एक साल के आसपास लग जाता है सर, ट्रेड रूट डिस्कवरी करने में। ये आदमी केप ऑफ गुड होप को क्रैक कर देता है। यहाँ से आगे जाता है, अपनी नाव को बहुत सारे लैटिन कंट्री, ये ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज पर रोकता है, और फिर उसके बाद मोजाम्बिक से तंजानिया, ठीक है, तंजानिया से जब ये बंदा यहाँ पर तंजानिया पहुँचता है, तो यहाँ तक क्योंकि इंडिया के ट्रेडर्स आते जाते रहते थे, यहाँ पर इसको मिल गए 2 बंदे, एक का नाम था इब्न माजिद और एक का नाम था कांजी मालम। गुजराती मर्चेंट्स थे। इनकी मदद से वास्को ड गामा की जहाज इंडिया पर पहुंची। 20 मई, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है भारत के इतिहास में। ये 20 मई की ही तिथि थी भाई साहब, जहां से हमारी गुलामी का रास्ता एकदम बिना हिकअप्स के स्ट्रेट अवे खुल जाएगा। तो 20 मई 1498 वास्को ड गामा विद द हेल्प ऑफ गुजराती मर्चेंट कांजी मालम एंड इब्न माजिद, कुछ जगहों पर खाली इब्न माजिद लिखा हुआ है, कुछ जगहों पर कांजी मालम लिखा हुआ है, दोनों लिख लेना। सो ही रीच्ड मेडागास्कर फर्स्ट, मेडागास्कर यहाँ पर है, ये रहा मेडागास्कर आइलैंड, इसके आसपास पहुँचा, और उसके बाद वहाँ से ये कैलिकट पहुँचा, जो कि आज का केरला का कोस्ट कोझिकोड है। और तब इसका वहाँ पर बहुत भव्य समारोह किया गया। मतलब जब ये कोस्ट पर पहुँचने वाला होगा कैलिकट के, तो पूरे वहाँ के जो लोकल राजा महाराजा बैंड बाजे के साथ, लोगों की भीड़ के साथ वहाँ पर खड़े हुए थे,
क्योंकि उनको भी तो पता था कि यूरोप से एक बंदा जो पूरी की पूरी जहाज, पानी के जहाज से एक कंप्लीट सी रूट की डिस्कवरी कर रहा है, जो दुनिया के इतिहास में सबसे खतरनाक एक्सप्लोरेशन होने वाली है और यूरोप के इतिहास के लिए सबसे ज़बरदस्त और इंग्लैंड के लिए आगे चल करके बहुत फायदेमंद एक्सप्लोरेशन होने वाली। तो वास्को ड गामा का स्वागत किया गया। वहां पर जो लोकल रूलर था उसका नाम था जमोरिन। जमोरिन नाम का जो एक लोकल रूलर था, राजा था, उसने उसका स्वागत किया। वो रूलर उस टाइम पर इनडायरेक्टली विजयनगर एम्पायर के उसमें आता था, जिसका रूलर था इमाड़ी नरसिंह सालुव। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई देखो यहाँ पर इंडिया की कहानी क्या चल रही थी, लेट अस सपोज दिस इज इंडिया, ये इंडिया है, तो यहाँ ऊपर ऊपर तो दिल्ली सल्तनत चल रही थी, नीचे विजयनगर एम्पायर था, उसके अंदर ये जमोरिन था। तो फिर ऐसे पूछता है कि दिल्ली सल्तनत पर कौन राजा था, तो इस टाइम पर सिकंदर लोदी था यहाँ पर। हालांकि इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। विजयनगर एम्पायर का राजा कौन था? विजयनगर में था इमाड़ी नरसिंह सालुव, इमाड़ी नरसिंह सालुव। और तब जाकर के इस आदमी को स्पाइसेस में ट्रेड करने की परमिशन दी गई। देना पड़ेगा भाई साहब। और यही नहीं, इतना जबरदस्त ये यहाँ से मसाले इतने सारा लेकर के जाता है और इतने कम दाम में जाता है, क्योंकि अब जो मसाला इसने खरीदा है वो कैलिकट से सीधा मडागास्कर के बीच से, केप ऑफ गुड होप से बड़ी बड़ी जहाज के माध्यम से इंग्लैंड पहुंचाएगा। ये कोई ऑब्स्टेकल नहीं है यहाँ पर। लेकिन अगर हम कंपेयर करें पुराने वाले ट्रेड रूट की, तो आप देखो पुराना वाला जो इसका सिस्टम था, इसमें दिक्कत क्या थी? देखो इसमें दिक्कत क्या थी। सबसे पहले तो यहाँ पर एक दो जगह पर लैंड से जाना पड़ता था, यहाँ पर लैंड पड़ता था बीच में। तो अगर आप जहाज से यहाँ बहुत सारा मसाला ले भी गए तो यहाँ पर आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो दिक्कत होती है ट्रांसपोर्ट करने में, क्योंकि घोड़े खच्चर, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी से ले जाना पड़ेगा, तो कितना सामान। फिर ऊपर से चोरमारी बहुत हो जाती थी, टैक्स बहुत देना है, ऑटोमन एम्पायर ने रोक दिया है। फिर एक दूसरा जहाज पकड़ो, फिर लेकर के जाओ। तो यहाँ पर ट्रेड क्वांटिटी बहुत कम होती थी और वहाँ तक पहुँचाने में माल जो है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता था। अब आपके पास ट्रेड क्वांटिटी इस नई सी रूट डिस्कवरी से बढ़ गई है। बड़े बड़े जहाज में आप अनलिमिटेड माल लद करके ले जा रहे हो और सर पैसा भी कम खर्च हो रहा है। सर, इट इज सेड दैट वास्को ड गामा अर्नड नियरली 60%, 60 टाइम्स प्रॉफिट। सोचो पहले अगर वो 100 रुपये कमा रहा था तो अब कितना कमा दिया उसने? 600 रुपये कमा दिया। 60 टाइम्स उसका प्रॉफिट होने लग गया। तो ये तो बार बार आता रहेगा ना। वास्को ड गामा ऐसा बोलते हैं कि भारत में 3 बार आया और उसकी बदकिस्मती से डेथ भी यहीं पर होती है। देखो कोचीन में ही उसकी मृत्यु हो जाती है 1524 में। हालांकि फिर उसकी बॉडी को वापस पोर्चुगल ले जाया जाता है, ऐसा बोलते हैं, बट उसकी मम्मी यहाँ पर नहीं बनाई गई। सो दिस वॉज द लैंडमार्क डिस्कवरी। तो बन गया ये सबके लिए केप ऑफ गुड होप। अब यहाँ से आगे पोर्चुगीज क्या करेंगे कि वो बोलेंगे कि भाई हमने नया सी रूट डिस्कवरी कर दिया है, तो हम तो नेवी और ओशियन के चीता बन गए हैं। 100 साल तक ये इंडियन ओशियन में राज करेंगे, किसी को घुसने नहीं देंगे। घुसेगा कोई तो फिर इनसे पूछे आगे नहीं जा पाएगा। इस 100 साल में ये इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे इस रूट से, और केप ऑफ गुड होप के ईस्ट में जो भी जहाज इधर से गुजरता था उन जहाजों के ऊपर ये टैक्स वसूलते थे, दबदबा हासिल करते थे। तो यहां से आगे हम लोगों को एडवेंट ऑफ पोर्चुगीज की कहानी को पढ़ना होता है, पुर्तगालियों का आगमन। तो जब हम पुर्तगालियों के आगमन की हम बात करते हैं तो पुर्तगालियों के आगमन से रिलेटेड हम लोगों को 3 चीजें पता होनी चाहिए। पहले तो उनके यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सेटलमेंट्स, भाई इतनी दूर से वो व्यापार करने के लिए आएंगे, ट्रेड करने के लिए आएंगे, तो यहाँ पर कुछ ऑफिसेस तो खोलेंगे ना, कुछ हेडक्वार्टर्स बनाएंगे, कहीं पर छोटे मोटे एरियाज लेने की कोशिश करेंगे। तो वो कौन से इंपॉर्टेंट सेटलमेंट्स हैं? उसके बाद उनके ट्रेड को पावरफुल बनाने के लिए पोर्चुगीज के इंपॉर्टेंट गवर्नर्स कौन थे? गवर्नर का मतलब वो व्यक्ति जो यहाँ पर उनका सबसे बड़ा ऑफिसर होता था। समझ लो जैसे एक कंपनी का CEO हो गया। तो 2-3-4 गवर्नर्स देखेंगे। थर्ड थिंग हमको पता होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन टू इंडिया। ऐसा नहीं है कि पोर्चुगीज जो हैं वो यहाँ आए और यहाँ से सारा सामान लेकर के चले गए अपने देश। कुछ यहाँ पर अच्छा भी काम करेंगे और फिर
लगभग लगभग 100 ईयर्स का इनका ट्रेड मोनोपोली होगा अरेबियन सी के अंदर, इंडिया में। बट फिर कैसे एकदम से इनकी डिक्लिनेशन हो जाएगी कि इनकी पावर धीरे धीरे करके कम होती जाएगी। ये चार चीज़ें हमने टेक्निकल लेवल पर समझना है। तो सबसे पहले समझते हैं सम इंपॉर्टेंट सेटलमेंट्स ऑफ पोर्चुगीज बिटवीन द ईयर 1500 टू 1961। आप देख रहे हो यहाँ पर कितना साल है, 1500 से 1961, यानी कि 461 ईयर्स का हिस्ट्री है पोर्चुगीज का इंडिया के अंदर। बाप रे, लगभग 500 साल रहे ये इंडिया के अंदर, लगभग देख लो। सो इनकी हिस्ट्री क्या बोलती है, आपको कुछ लोकेशंस यहाँ पर याद रखने हैं। पहला पॉइंट याद रखना है कि 1500 एडी में पोर्चुगल के राजा ने एक कंपनी बनाई, एस्ट्रोडा द इंडिया। मतलब एक कंपनी बनाई और बोला कि ये कंपनी यहाँ से इंडिया में ट्रेड करने के लिए जाएगी, लेकिन ये कंपनी हमारे हिसाब से चलेगी, सरकारी कंपनी जैसी कंपनी बना दी। सो दिस वॉज द टेक्निकल नेम ऑफ द कंपनी, पोर्चुगीज कंपनी ट्रेडिंग इन इंडिया। जैसे देखो, आप जब ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हो तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये ब्रिटेन की कंपनी थी जो भारत में ट्रेड कर रही थी, लेकिन ऐसे ही एस्ट्रोडा द इंडिया नाम की कंपनी थी जो पोर्चुगल वालों की कंपनी थी जो इंडिया में ट्रेड कर रही थी। तो जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन के, वैसे एस्ट्रोडा द इंडिया कंपनी। तो कभी कभी कुछ यूरोपियंस के ये कंपनी के नाम भी पूछ सकता है। ये भारत में आने वाले पहले यूरोपियंस थे जिनकी कंपनी तो 1500 में आई, बट 1498 में ये टेक्निकली आ गए थे। अब जब ये इंडिया में आए और यहाँ से इन्होंने कंटिन्यूसली मसाला ले जाना है या यहाँ के प्रोडक्ट्स को ले जाना है यूरोप में बेचने के लिए, तो कोई एक जगह पर इनको परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट ऑफिस, गोडाउन, स्टोरेज ऐसा बनाना पड़ेगा कि नहीं बनेगा। तो इनकी जो पहली फैक्ट्री थी वो 1503 में बनी थी कोचीन में। तो कोचीन कहाँ पर है, कोचीन कहाँ पर है सर, कोचीन केरला में है। ठीक है, तो कोचीन यहाँ पर केरला में है। दिस इज प्रेजेंट डे केरला। अब ये केरला में एक तो कोचीन याद रखना है, एक कैलीकट रखना है, आप कन्नौर भी याद रख सकते हो, लेकिन ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपसे पूछेगा कि इनकी पहली फैक्ट्री कहाँ पर बनी तो कोचीन में बनी। कैलीकट पूछेगा तो यहाँ पर कौन आया था, यहाँ पर सबसे पहले वास्को आया था। वास्को 1498 में सबसे पहले कैलीकट के कोस्ट पर आया था। तो यहाँ पर एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, फैक्ट्री। ध्यान देना कि कोई भी यूपीएससी का जो सब्जेक्ट होता है ना, उसमें टेक्निकल टर्म्स यूज होते हैं। यहाँ फैक्ट्री का मतलब क्या था, जैसे कोई मशीन लगी हुई है, बहुत सारा प्रोडक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, नो। During the time of the Europeans in India, some settlements or the settlements which were known as factories were basically the trading centers of these Europeans. तो फैक्ट्री एक वो जगह होती थी जहाँ पर इनका माल आता था, यानी कि वेयरहाउस, स्टोरेज भी होता था, गोडाउन भी होता था। कितना माल आया, कितना गया, अकाउंटिंग भी हो रही है वहाँ पर, तो उनका ऑफिस भी वहीं पर है। ठीक है, तो फैक्ट्री उनका एक तरीके का परमानेंट ऑफिस है जहाँ से पर माल आ रहा है, जा रहा है और सारे ऑफिशियल वर्क हो रहे हैं। एंड सर दे वर ऑल्सो द लास्ट टू डू गो फ्रॉम इंडिया इन 1961। तो इसके ऊपर हम लोग फिर से चर्चा करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर गोवा भी है, सालसेट भी है, बसाएं भी है, बॉम्बे भी है, सूरत भी है, भावनगर भी है, इधर बांग्लादेश का चटगांव भी है, इधर कलकत्ता का हुगली भी है, मद्रास का सेंट थॉमस भी है। ऐसे बहुत सारे नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। ये नाम ओवरलैप होते हैं जब आप यूरोपियंस का हिस्ट्री इंडिया में पढ़ते हो और अलग अलग जो यूरोपियंस हैं उनकी फैक्ट्रीज पढ़ते हो, तो सेम जगह पर आप दूसरे यूरोपियन की भी फैक्ट्री पढ़ोगे। फॉर एग्जांपल जैसे सूरत में पोर्चुगीज़ की फैक्ट्री भी है, तो फिर आगे चल कर के ईस्ट इंडिया कंपनी की भी फैक्ट्री बनेगी। इसी तरीके से बॉम्बे। तो ये बहुत कंफ्यूज करता है, तो आपको इसको रट्टा नहीं मारना है। कुछ जगहें ऐसी होंगी जो एक्सक्लूसिवली एक पर्टिकुलर यूरोपियन के ही पास होगी, और कुछ जगह ऐसे होंगी जिनके लिए हमेशा लड़ाई चलेगी। कभी पोर्चुगीज के पास है तो कभी डच के पास चले जाएगी, कभी ब्रिटिशर्स के पास चली जाएगी, कभी फ्रेंच के पास चले जाएगी। बट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये जो नाम आपको जितने भी दिखेंगे मैप पर,
आपको इन सब के प्रेजेंट डे कौन से स्टेट में आते हैं, जैसे बॉम्बे, बसाई, सालसेट महाराष्ट्र में आता है, सूरत और भावनगर आपका गुजरात में आ जाता है। तो इस तरीके से आपको कुछ चीज़ों की क्लैरिटी होनी चाहिए। और कुछ जगह है आगे के हिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ से मैं एक जगह अभी फ़िलहाल लेकर के चलूँगा, और वो क्या है, वो है स्टार्टिंग कैपिटल कोचीन। और फिर 1530 के बाद गोवा की कैपिटल बनती है, गोवा बनती है पोर्चुगीज़ के कैपिटल, और ये इनके पास 1961 तक रहता है। तो गोवा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पोर्चुगीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप आज भी गोवा जाइए, सब कुछ वहाँ पोर्चुगीज़ है, पोर्चुगीज़ कल्चर है, पोर्चुगीज़ नाम है, पोर्चुगीज़ चर्चेस हैं, पोर्चुगीज़ जगह हैं, पोर्चुगीज़ के नाम के रोड्स हैं, क्योंकि 1961 तक ये एरिया इनके पास रहा है। तो गोवा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा कुछ 2-4 जगह और अभी देखेंगे। अब इसके बाद हमको एक चीज़ जो जाननी है वो है इंपॉर्टेंट ऑफिस बेयरर्स ऑफ पोर्चुगीज़ इन इंडिया। पोर्चुगीज़ के वो इंपॉर्टेंट गवर्नर्स जो उनके ट्रेड को यहाँ पर बहुत ज़्यादा मजबूती दे रहे हैं, स्टेबलाइज कर रहे हैं उनके ट्रेड को। इसमें 4 गवर्नर्स इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से सबसे पहला गवर्नर है फ्रांसिस्को डी एल्मीडा। ये 1505 में आता है। फ्रांसिस्को डी एल्मीडा जैसे ही यहाँ पर आता है तो इसके ज़िम्मे पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि इंडिया की तरफ अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से जो पानी का रास्ता है, यानी अरेबियन सी है, उस पर कंट्रोल मारना है। उस पर कंट्रोल मार दिया तो और कोई भी यूरोपियन इनकी मर्जी के बिना इंटर नहीं कर पाएगा, और यहाँ के लोकल ट्रेडर्स भी इनकी मर्जी के बिना ओशन में नहीं जा पाएंगे। तो ये बंदा जो है ये एक ब्लू वाटर पॉलिसी निकालता है, जो कि एक कार्टेज सिस्टम होता है। कार्टेज का मतलब होता है टोल टैक्स, और इसका पोर्चुगीज नेम है फितोरियास। तो देखो यहाँ कार्टेज भी पूछ दिया, टोल टैक्स भी पूछ दिया, फितोरियास भी पूछ दिया, कुछ भी पूछ देगा। तो जैसे मैंने बोला ना, फितोरियास नाम का एक टोल टैक्स है। ये टोल टैक्स क्यों लगाया उसने? फॉर मूविंग शिप्स इन द अरेबियन सी। अरेबियन सी में अगर आपको जहाज ले जाना है तो आपको ये ये टैक्स तो देना पड़ेगा। सो लेट अस सपोज ये इंडिया है और ये अफ्रीका है, ठीक है, ये इंडिया है, ये अफ्रीका है, और ये हो गया अरेबियन सी। यूरोप से कोई जहाज आता है या यहाँ से गुजरता है केप ऑफ गुड होप से, तो यहाँ पर एक बैरियर टाइप का लग गया है, यहाँ पर इनके जहाज खड़े होंगे, ठीक है ना, इनके जहाज खड़े होंगे, कि इनके पोर्चुगीज़ के जहाज खड़े होंगे। और जो इनके जहाज होंगे वो क्या काम करेंगे? जो इनके जहाज होंगे वो यहाँ से कोई शिप इधर जाता है या कोई शिप इधर आता है, उससे टैक्स लेंगे। उस टैक्स का नाम टेक्निकली क्या है? फितोरियास। ये एक टाइप का टोल टैक्स है, टोल नाका। जैसे आप लोग ये बड़े बड़े टोल टैक्स हाईवे क्रॉस करते हो तो आपको चेक पोस्ट मिलता है ना, तो ये चेक पोस्ट पर ये टैक्स देना है, और ये टैक्स किसकी जेब में जा रहा है? पोर्चुगीज़ की। तो पोर्चुगीज़ क्या होंगे? यहाँ पर मालामाल हो जाएंगे। तो कोई भी इंडिया से जाए या इंडोनेशिया से जाए या श्रीलंका से जाए, बिना केप ऑफ गुड होप के आप यूरोप में नहीं जा पाओगे। तो ये टैक्स इनको बहुत ज़्यादा पावरफुल और रिच बनाता है, ठीक है। तो दिस ब्लू वाटर पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रांसिस्को डी एल्मीडा। इससे आपको लिंक करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको शांत जल की नीति भी बोलते हैं, क्योंकि ठीक है भाई, तुम अगर टैक्स दोगे हमको तो शांति से सब कुछ चलेगा, लेकिन अगर टैक्स नहीं दोगे तो तुम्हारी जहाज को डुबा देंगे। तो इसी क्रोनोलॉजी में जो पोर्चुगीज़ का सेकंड गवर्नर होता है वो होता है अल्फांसो डी एल्बुकर्क। ये 1509 में आता है। ये बड़ा खुरापात दिमाग का व्यक्ति होता है। ये बोलता है कि भाई देखो, मुझे बहुत सारे सेटलमेंट्स बनाने हैं, और ये जो सेटलमेंट्स हम लोग ले रहे हैं ये तो यहाँ के लोकल राजाओं से ले रहे हैं, उनको टैक्स दे रहे हैं। ये कभी भी आकर के हमारे ट्रेडिंग सेंटर पर लूटमाट भी मचा देते हैं। तो क्यों ना कुछ ऐसे छोटे मोटे ऐसे टेरिटरीज हम कोस्टल एरियाज़ की खुद ही ले लें, लड़ झगड़ करके, जिस पर यहाँ के राजाओं के ध्यान ना हो, और जो इधर के इनके राजाओं के गवर्नर्स भी हैं तो चलो
हाथ से निकल भी गया तो वो कहेंगे यार छोड़ो ना, हमारे लिए तो कोई काम के है नहीं ये कोस्टल एरिया, क्योंकि इंडियन जो किंग्स थे वो तो ओवरसी ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड नहीं रहते थे, क्योंकि उनके तो घर में आ रहा है ना ट्रेडर। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एल्बुकर्क